नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू। आज इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत आज विधि द्वितीय वर्ष के सब्जेक्ट कंपनी लॉ में अपन डायरेक्टर्स के बारे में आज चर्चा करेंगे कि डायरेक्टर कौन होता है। यानी जो कंपनी का प्रबंध करता है या कंपनी का जो मैनेजमेंट संभालता है वो व्यक्ति डायरेक्टर होता है। कौन होते हैं डायरेक्टर और कैसे उनका अस्तित्व होता है, यानी कंपनी में उनका क्या अस्तित्व होता है, किस रूप में वो कंपनी में कार्य करते हैं। कंपनी के निदेशक विधि के अंतर्गत कंपनी को वैधानिक अस्तित्व प्राप्त होता है, परंतु प्राकृतिक व्यक्ति न होने के कारण उसका कोई भौतिक शरीर या मस्तिष्क नहीं होता है। अतः एक अमूर्त व्यक्ति होने के कारण कंपनी स्वयं कोई कार्य नहीं कर सकती है। उसके कारोबार संचालन संबंधी कार्रवाई की भागदौड़ कुछ भौतिक शरीर वाले व्यक्तियों के हाथों में होती है, जिन्हें निदेशक कहते हैं। यानी कि कंपनी जो होती है वो एक विधिक व्यक्तित्व प्राप्त व्यक्ति होती है, यानी उसका स्वयं का कोई शरीर नहीं होता है। यानी प्राकृतिक व्यक्ति न होते हुए भी उसका जो सारा जो काम करने का जो बाहर होता है वो एक भौतिक शरीर यानी एक प्राकृतिक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, जिसे निदेशक कहते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 210 के अंतर्गत प्रत्येक पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 निदेशक तथा प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 निदेशकों का होना आवश्यक होता है। कंपनी के संचालन तथा नियंत्रण का अधिकार वस्तुतः उसके अंशधारियों को ही प्राप्त होता है, परंतु यह अंशधारी दूर दूर तक रहने तथा व्यवसाय में अनुभवहीन होने के कारण इनका कंपनी की प्रबंध व्यवस्था में प्रत्यक्ष भाग लेना संभव नहीं होता है। साथ ही अंशधारियों की कंपनी के प्रबंध संबंधी कार्यों में रुचि भी नहीं होती है। अतः इन अंशधारियों द्वारा कंपनी की प्रबंध व्यवस्था के कार्यों का दायित्व अपने में से योग्य एवं कुशल अंशधारियों को सौंप दिया जाता है, जिन्हें निदेशक कहा जाता है। ये निदेशक अंशधारियों में से या अंशधारियों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। यानी कि कंपनी का जो स्वयं का तो देखो कोई अस्तित्व है, प्राकृतिक व्यक्ति नहीं होने की वजह से वह न तो वह सोच सकती है, न ही वह कुछ कार्य कर सकती है। तो उनके जो निदेशक होते हैं वो भी स्वयं कुछ कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी संख्या जो होती है कई कंपनियों में 200 होती है, कईयों में 200 से कम होती है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो अंशधारी होते हैं वो दूर दूर होते हैं और वो कंपनी का संचालन नहीं कर सकते। इसलिए उनमें से ही कुछ योग्य व्यक्तियों को या बाहर से लिए गए योग्य व्यक्तियों को कंपनी का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिन्हें की निदेशक कहा जाता है। यानी ये निदेशक जो होते हैं ये अंशधारियों में से भी हो सकते हैं या बाहर से भी आए हुए व्यक्ति निदेशक हो सकते हैं। निदेशक मंडल के रूप में कंपनी का कार्यकारी संचालन, यानी 2 या 2 से अधिक अगर व्यक्ति होंगे तो वो निदेशक मंडल उनको कहा जाएगा और वो कंपनी का संचालन करते हैं। कंपनी अधिनियम 2019 की धारा 149 में कंपनी के निदेशकों के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं जो कि निम्न है। यानी जहां पर एकल व्यक्ति कंपनी है वहां एक निदेशक होगा। पब्लिक कंपनी में न्यूनतम 3 निदेशक होने चाहिए। किसी कंपनी में निदेशकों की संख्या अधिकतम 15 हो सकती है, परंतु कंपनी विशेष प्रस्ताव द्वारा 15 से अधिक भी संख्या कर सकेगी। परंतु जहां विहित वर्ग या वर्गों की कंपनियां हैं वहां कम से कम एक महिला निदेशक की नियुक्ति किया जाना आवश्यक होता है। यानी जहां पर एकल अगर कोई कंपनी है तो वहां एक व्यक्ति, और यदि कोई पब्लिक कंपनी है तो वहां पर 3 निदेशक होने आवश्यक होंगे। लेकिन कंपनी अपने विशेष प्रस्ताव द्वारा इन निदेशकों की संख्या को अधिकतम 15 तक बढ़ा सकती है। और जहां पर विहित वर्ग या वर्गों की यदि कोई कंपनियां हैं, यानी जहां पर अलग अलग क्लास में अगर उनका वर्गीकरण किया गया है कंपनी का, तो ऐसी स्थिति में एक महिला निदेशक का होना आवश्यक है। यानी कि कम से कम एक निदेशक है वो महिला के रूप में होगी। निदेशकों की वैधानिक स्थिति यानी लीगल जो स्टेटस है वो क्या है निदेशकों का। तो निदेशक वह व्यक्ति होता है जिसे कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः वे व्यक्ति जो कंपनी के कारोबार व संचालन का प्रबंध करने के लिए अंशधारियों द्वारा चुने गए होते हैं उन्हें निदेशक कहते हैं। कोई व्यक्ति कंपनी का निदेशक है या नहीं ये जानने के लिए उसके पदनाम को विशेष महत्व नहीं देकर ये देखना होता है कि वह
क्या कंपनी के निदेशक मंडल में निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु नियुक्त किया गया है। यानी ये जरूरी नहीं है कि उसका पद नाम क्या है, वो किस प्रकार से कंपनी में कार्य कर रहा है, लेकिन उसके लिए यह आवश्यक है कि निदेशक मंडल द्वारा उसे निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया। अब आती है इसमें स्थिति की कंपनी में निदेशक किस स्थिति में रहता है। तो सबसे पहले है इसमें निदेशक अभिकर्ता के रूप में, यानी निदेशक एक कंपनी का अभिकर्ता होता है, यानी वह कंपनी का प्रचार करता है तथा कंपनी के लिए कार्य करता है। निदेशक की विधिक स्थिति कंपनी की ओर से की गई संविदाओं के लिए अभिकर्ता के समान होती है। यानी कंपनी की ओर से यदि वह कोई कार्य करता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति है वो एक अभिकर्ता के रूप में होती है, अर्थात वह कंपनी के संचालन कार्य में अपने अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग अभिकर्ता के रूप में करता है। अतः इस प्रकार की गई संविदाओं के लिए वह व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता है और न ही उसके विरुद्ध इस संबंध में कोई वाद लाया जा सकता है। यानी यदि कंपनी के लिए यदि कोई संविदा की जाती है तो ऐसी स्थिति में वह एक अभिकर्ता के रूप में कार्य करेगा। यदि इस प्रकार की गई संविदाओं से यदि किसी प्रकार का कंपनी को नुकसान होता है तो कंपनी पर निदेशक पर कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से वाद नहीं लाया जाएगा, यानी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में वह कार्य करता है। परंतु निम्नलिखित दशाओं में यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर निदेशक व्यक्तिगत रूप से भी दायी हो सकते हैं। नंबर 1, जहां पर स्वयं व्यवहार कंपनी की शक्ति से बाहर किया गया हो, यानी कोई ऐसा स्वयं व्यवहार या संविदा की गई है जो कंपनी की शक्ति से बाहर हो। दूसरा है, जिस समय निदेशक ने स्वयं व्यवहार किया था उस समय कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, यानी जिस समय स्वयं व्यवहार किया था उस समय यदि कंपनी अस्तित्व में नहीं है तो कंपनी पर वाद न लाकर केवल निदेशक पर ही वाद लाया जा सकता है। यदि कोई निदेशक स्वयं के नाम से संविदा करता है तो वह स्वयं दायी होगा। यदि कोई निदेशक है कंपनी में रहते हुए कंपनी में कार्य करते हुए वह स्वयं अपने नाम से यदि कोई संविदा करता है तो भी वह स्वयं दायी होगा। यदि किसी प्रक्राम्य लेख में या नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत कंपनी का नाम सही व ठीक से नहीं लिखा है और निदेशक उसे प्रश्नांकित कर देता है तो वह इसके लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। यानी यदि किसी कंपनी का नाम सही तरह से ठीक से नहीं लिखा हुआ है और उसको यदि वह एंडोर्समेंट कर देता है निदेशक तो वह इसके लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। यदि कोई निदेशक वारंटी देता है कि उसे कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वयं व्यवहार करने की शक्ति प्रदान की गई है जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है तो ऐसी वारंटी भंग पर निदेशक व्यक्तिगत रूप से दायी होता है। जहाँ पर ये कहा जाता है कि उसे कंपनी द्वारा स्वतंत्र रूप से स्वयं व्यवहार करने की शक्ति प्रदान की गई है लेकिन उसे ऐसी नई शक्ति प्रदान की जाती है तो वहाँ पर वारंटी भंग पर निदेशक को व्यक्तिगत रूप से दायी माना जाता है। निदेशक न्यासधारी के रूप में, यानी निदेशक जो कंपनी होती है उसका एक तरह से न्यासधारी भी होता है। जिस प्रकार कंपनी की सुविधाओं के लिए निदेशक का दायित्व अभिकर्ता के समान होता है उसी प्रकार कंपनी की संपत्ति के लिए वे न्यासी के समान दायित्व अधीन होते हैं। निदेशकों द्वारा कंपनी के कार्यों का संचालन अंशधारियों के हित के लिए किया जाता है, अतः कुछ सीमा तक उन्हें कंपनी का न्यासी भी कहा जा सकता है या उसका भी दायित्व निभाना होता है। अर्थात निदेशक वे व्यक्ति हैं जो अंशधारियों के हितार्थ कंपनी के मामलों में प्रबंध करने के लिए चुने जाते हैं। यानी एक तरह से वो न्यासी के रूप में न्यासधारी के रूप में कंपनी के लिए एक न्यासधारी होता है निदेशक। यानी वह कंपनी की जो संपत्ति है उसको एक न्यासी की भांति उसको संभालता है, उसका संचालन करता है। केस आया इसमें एक रामास्वामी अय्यर बनाम बर्मैया एंड कंपनी 1956 का जो वाद था, इसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने निदेशकों की न्यासवत स्थिति पर प्रकाश डालते हुए यह भी निर्धारित किया है कि निदेशक कंपनी के प्रति न्यासी होते हैं तथा उन्हें कंपनी के धन के दुरुपयोग के लिए न्यासियों की तरह ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उसकी मृत्यु पश्चात वह उत्तरदायित्व उसके उत्तराधिकारियों को वहन करना पड़ता है। यानी यदि कोई न्यासधारी है वो अगर सही ढंग से यदि कंपनी की संपत्ति को वहनित नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों से उसको वहन किया जा सकता है। अब आता है कि कंपनी है वो एक आवश्यक निदेशक है वो कंपनी के लिए एक आवश्यक अंग के रूप में होता है, क्योंकि वर्तमान समय में कंपनी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए निदेशकों की वैधानिक स्थिति कंपनी के एक आवश्यक अंग के रूप में मानी जाती है। क्योंकि
कंपनी का सारा कार्य वास्तविक व्यक्ति निदेशक के रूप में ही संचालित करती है। यानी कंपनी जो कार्य करती है वो ऐसे माना जाता है कि निदेशक जो कार्य करता है वो यही माना जाता है कि कंपनी कार्य कर रही है, तो वही उसका संचालन करता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था तथा अधिकांश व्यापारिक गतिविधियां निगमित निकायों और कंपनी द्वारा ही संचालित होने के कारण इनके कार्य पालक अधिकारियों या निदेशकों को व्यापक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, जिनका कर्मचारियों, श्रमिकों, उपभोक्ताओं, ताशधारियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। यानी अधिकार शक्ति के साथ ही निदेशकों पर कंपनी का कार्य निदेशकों तथा जन साधारण के हित को सुचारू रूप से संचालित करने का दायित्व भी इनके ऊपर होता है, क्योंकि निगमित निकाय या कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण उसका स्वयं का अपना कोई मस्तिष्क नहीं होता है और कार्यों का निर्वहन निदेशकों द्वारा किया जाता है। अतः समय के साथ कंपनी के दायित्वों का दायरा भी काफी विस्तृत हो गया है। निदेशक कंपनी के क्रियाकलाप के प्रति ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होते हैं जिस प्रकार एक प्राकृतिक व्यक्ति अपने किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। यानी कंपनी के आवश्यक अंग के रूप में इस प्रकार हो सकता है कि कंपनी का स्वयं का कोई भी दिमाग नहीं होता है, नहीं उसका कोई शरीर होता है, नहीं उसका कोई मस्तिष्क होता है, वह किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकती है, लेकिन उसके कंपनी के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो निदेशकों द्वारा किए जाते हैं। तो वहाँ पर यानी निदेशक जो कार्य करता है वो कार्य कंपनी का कार्य माना जाता है। तो निदेशक एक कंपनी के लिए एक आवश्यक अंग के रूप में भी विकसित हुआ है। धन्यवाद।